अटल वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक में आज आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ कर्नल RSN सिंह जी हमारे और भारत और नेपाल के बीच जो संबंध बिगड़े हुए हैं उसके ऊपर चर्चा सत्र में हमारे साथ कर्नल RSN सिंह जी है। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी सर, पहला सवाल ये है, हिंदू राष्ट्र की तरह पहचाना जाने वाला नेपाल आज बदला हुआ क्यों है? नहीं, देखिए, आज जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात है तो और उसमें बदलाव का बस एक ही कारण है कि वहाँ पे जो वामपंथी ताकतें हैं उन्होंने बहुत इनरोड्स कर लिया वहाँ पे और हमने उसको रोका नहीं। उस समय मैं सरकार में था और मैं इनको कहता था कि देखो, ये आपकी जो ये पूरी नेपाल की जो बनावट है, आपको शायद मालूम होगा कि ये मोनार्की ने किया था, समझे कि नहीं? ये पृथ्वी नारायण शाह जो थे वो तो एक गोरखा के रूलर थे। काठमांडू से 90 किलोमीटर वेस्ट की तरफ है एक जगह गोरखा, वहाँ के वो रूलर थे। और फिर उन्होंने जो ईस्ट में 24 किंगडम है, 24 ही कहते थे, अलग अलग किंगडम था, उसको उन्होंने कब्जा किया। उसके बाद उन्होंने वेस्ट में कब्जा किया और काठमांडू को में 3 राज्य थे, जिसमें काठमांडू, पटन और भदगांव। तो इन सब पर कब्जा करके उन्होंने, और ये उस समय की बात है कि जब हमारे यहाँ उस समय अंग्रेजों के साथ बैटल ऑफ बक्सर और ये सब हो रहा था, 1760 1761 की बात है। तो उन्होंने ही ये जो मॉडर्न नेपाल जो आप देख रहे हैं, इसकी उन्होंने स्थापना की थी। उस समय ये तराई का इलाका जो था वो बिल्कुल जंगल का इलाका था। तो उन्होंने, मैं इन कम्युनिस्ट को यही कहता हूं, जो वहां पे कम्युनिस्ट हैं उनको मैंने यही कहता हूं कि तुम जो आज नेपाल कर रहे हो, वो नेपाल बनाया कौन? वो नेपाल एक पृथ्वी नारायण शाह ने बनाया, जो कि हिंदू थे, और उन लोगों ने हिंदू राष्ट्र की स्थापना की वहां पे। ये वामपंथी लोगों ने, जब ये माओवादी थे और बाकी जो मेन स्ट्रीम पार्टी थी UML वहां पे, तो मैं लोगों को कहता था कि देखो, ये जितने ये वामपंथी ये ग्रुप्स हैं या पार्टियां हैं, ये ऊपर से तो दिखाती हैं कि एक दूसरे से इनका कोई कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अंदर से ये दोनों और तीनों, जैसे हमारे यहाँ CPI है, CPI ML है और माओवादी हैं, ये तीनों 3 रास्ते हैं एक ही ऑब्जेक्टिव को, यानी कि स्टेट को कब्जा करने के लिए। तो मैंने कहा कि उसी तरह से काठमांडू में जो मेन स्ट्रीम कम्युनिस्ट पार्टी है और माओवादी है, प्रचंडा वाली माओवादी, ये सब एक ही लोग हैं जो कि चाइना के द्वारा संचालित। मेरी बात लोगों ने नहीं मानी उस समय सरकार में, और वो मुझे कहते थे कि नहीं, ये इनका मतलब आपस में कोई लिंक नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, और इनका चीन से कुछ लेना देना नहीं। चीन तो इनको गाली देता है और इनको डिनाउंस करता है, कहा वो सब ऊपर से दिखाने के लिए। और बात वही हुई कि एक जंगल का रास्ता चुना, एक आर्म्ड रिबेलियन का रास्ता चुना, वायलेंस का रास्ता चुना, और दूसरा पार्लियामेंट्री रूट चुना। अब हुआ क्या कि इन्होंने ये तय किया कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो कि ये कम्युनिस्ट, यानी कि नेपाल को एक कम्युनिस्ट कंट्री बनाने में बाधा आ सकती है। तो उनको सबसे पहला अगर कोई ऑब्स्टेकल लगा तो वो था हिंदुइज्म, वहां पे हिंदू राष्ट्र। और दूसरा चीज था मोनार्की। उन्होंने ये तय किया कि जब तक ये मोनार्की रहेगी तब तक ये हिंदू राष्ट्र रहेगा नेपाल। आपको मालूम है कि किंग बीरेंद्र की जब उनकी जो असैसिनेशन हुआ, तो उसके बाद कई लोगों ने अपने सर मुड़वा लिए थे वहां की प्रजा ने। आपको मालूम होगा कि वहां के पशुपतिनाथ में जो पुजारी आते थे, हमारे हिंदुस्तान से आते थे।
आपको मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी नारायण शाह ने जब ये अपने पूरा ये कैंपेन शुरू किया, ये यूनिफिकेशन, ये जो मैं चौबसी और ये वेस्ट में किंगडम्स की बात कर रहा हूँ, और तीन राज्य जो काठमांडू में हैं, 25 साल लगे थे ये पटन, भटगांव और काठमांडू। उन्होंने पहले वाराणसी में आके उन्होंने पूजा की थी, यहाँ वाराणसी से गए थे। तो ये हमारा हिंदू अम्बिलिकल था वहां से। आज भी अगर आप उनका देखेंगे कैलेंडर जो है वो हमारी हिंदू कैलेंडर से, वहां पर ये मार्च अप्रैल कोई नहीं बोलता है। आज भी वहां पर होली को फगुआ बोलते हैं। आज भी वहां पर आप जाएं तो आप देखें कि औरतें किस तरह से सिंदूर लगाती हैं। आज भी आप जाएं तो देखें कि वहां पे दशहरा किस तरह से होता है। ये सब चीजों को ये जो कम्युनिस्ट है वो इसको खत्म कर देना चाहते थे, इसलिए चाइना से मिलके इन्होंने वो जो रॉयल फैमिली को का मैसेकर करवाया इन्होंने। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको तो इस तरह से कर दो, दूसरा ज्ञानेंद्र बचेगा तो उसको पॉलिटिकली हम डील कर लेंगे, और वही किया उन्होंने। तो जब ये हो गया तो आपने देखा होगा कि उसके बाद एक नेपाल में एक इंटरिम सरकार बनी। इंटरिम सरकार की कुछ मर्यादाएं होती हैं। इंटरिम सरकार कभी वो बुनियादी नीतियों पे फैसला नहीं करती है, क्योंकि वो चुनी हुई सरकार नहीं है। लेकिन उस समय एक इंटरिम सरकार ने, जिसमें माओवादी थे, उन्होंने पहला जो निर्णय लिया वो कहा कि नेपाल एक सेक्युलर कंट्री होगा। और सेक्युलर कंट्री इसलिए ताकि हिंदुइज्म की बुनियाद जो है वहां से खत्म हो जाए, क्योंकि मोनार्की को तो इन्होंने खत्म कर दिया था। और दूसरी बात कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनका वो कन्वर्जन कर सके, क्योंकि वहां पे जो एंटी कन्वर्जन लॉज जो थे वो बहुत सख्त थे। और वही हुआ, सेक्युलर उसको शब्द उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म का वो शब्द लाने के बाद, और ये पूरे जो प्रोविजन जब हट गए ये जो एंटी कन्वर्जन के, तो अब धड़ाधड़ वहां पे कन्वर्जन शुरू है। मैं जब नेपाल पे किताब लिख रहा था तो वहां पर मैंने देखा एम्बेसी ऑफ फिनलैंड, एम्बेसी ऑफ नॉर्वे। मैंने कहा कि ये एम्बेसीज यहाँ पे क्या कर रही हैं, इनका क्या। ब्रिटेन का तो मैं समझ सकता हूँ, ब्रिटेन के सेना में गुरखाज हैं, इसलिए उनकी बात तो चलो, की बात, उनका प्रेजेंस तो उसका कोई लॉजिक बन सकता है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, बाद में मुझे बताया गया कि ये सारे के सारे माओवादी को ये हथियार और सामान इसलिए दे रहे थे कि ताकि उनका ये एजिटेशन में किसी तरह की कमी ना आए, और उनसे इनका वायदा था कि ये पावर में आएंगे तो ये फिर एंटी कन्वर्जन लॉज जो है वहां पे हटाएंगे और नेपाल को एक सेक्युलर कंट्री बनाएंगे। तो ये धीरे धीरे कब्जा हो गया। अब कब्जा हो गया तो उन्होंने हिंदुइज्म खत्म कर दिया। दूसरी बात, आपने जो सवाल पूछा कि हिंदुइज्म के वहां कमजोर, मतलब कमजोर नहीं, एक हिंदू राष्ट्र में जो डाइल्यूशन हुआ वहां पर, उसका एक और कारण था कि हम खुद भारत में हम बहुत कंफ्यूज्ड लोग थे। हम खुद पता नहीं सेक्युलरिज्म कौन से रास्ते पे जा रहे थे। हमने तो ये भी नहीं निर्णय लिया था कि हमारा इतिहास क्या है। जिस हिंदू राष्ट्र के हम नेपाल को देखते थे, और जिस तरह से हमारी जो सोच है सेक्युलरिज्म की कि भाई ये पाकिस्तान बनने के बाद तो यहाँ बच के कौन गया, जो भाई मुसलमानों ने कहा कि हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं। और 86%, 1946 के इलेक्शन में 86% लोगों ने मुस्लिम लीग के लिए वोट दिया। अब वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं गए, वो जाना चाहते थे, जा नहीं सके वो। तो जब आपको एक पाकिस्तान, एक मुल्क मिल गया, तो ये हम जो बचे भाई, तो हमारा नेशन बिल्डिंग जो है वो किस बेसिस पे बनेगा, आप बताइए। हमने तो हम इतने बड़े महापुरुष नहीं है कि हम धर्म और मजहब का हम सिंथेसिस करने हम बैठ जाएं यहाँ पे। कोई यहाँ
कोई यहाँ वो इतना बड़ा महापुरुष तो पैदा नहीं हुआ है कि वो सिंथेसिस कर सके। कोई मजहब, कोई 1500 साल पुराना, कोई 2000 साल पुराना, उसको आप एक सनातन के साथ आप मिलाने चलोगे तो कोई सिंथेसिस हो सकता है उसका? तो आप खुद कंफ्यूज थे। नेपाल आपकी तरफ देख रहा था। आपने आपने बिल्कुल दूसरी नजरिए से देखा आपने नेपाल को। और आपने इन कम्युनिस्टों को, अगर हम चाहते, इन कम्युनिस्ट को तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। हम बहुत कुछ नेपाल में कर सकते थे। एक बात मैं आपको बता दूं, नेपाल की भूगोल जो है, नेपाल की जो भूगोल है वो इस तरीके से, वो पहले की एक लैंडलॉक कंट्री है। उसके नॉर्थ में आप देखिए तो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं तिब्बत की। 200 माउंटेन पीक्स हैं जिनका हाइट 6000 मीटर से ज्यादा है। तो आप समझ जाइए वो 1400 किलोमीटर का जो बाउंड्री है तिब्बत के साथ, वो बाउंड्री, वो कितना दुर्गम है वो बाउंड्री। तिब्बत जिस पर आजकल चाइना का कब्जा है। और हमारे तरफ अगर आप चले जाइए तो ये 1800 किलोमीटर की जो बाउंड्री है हमारी तराई के साथ लगे हुए, वो हमारे इंडो गैंजेटिक प्लेन का एक हिस्सा है। तो एक लैंडलॉक, दुनिया में कोई 46 लैंडलॉक कंट्री है और ज्यादातर उसमें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो नेपाल का जो वजूद जो है, आपको यह भी बता दें कि नेपाल केवल 7% अपना कंज्यूम, जो आइटम्स कंज्यूम करता है, केवल 7% नेपाल में वो पैदा होता है। केवल 18% एरिया नेपाल का एग्रीकल्चर है। तो वो हमारी तरफ हर चीज के लिए डिपेंडेंट। वो भरपाई कभी तिब्बत से नहीं हो सकती है। तो ये माओवादियों ने क्या किया कि जो नेचुरल, इसलिए हमारा जो वो था, ये दो देश थे हमारा, कोई मतलब अभी तो एसएसबी लगा दिया, वो उसके भी मैं खिलाफ था कि भाई इवन सॉफ्ट मिलिटराइजेशन, क्योंकि हमारा जो बाउंड्री है नेपाल के साथ वो ट्रेडिशन के ऊपर में था, वो कस्टम्स के ऊपर में था। लोगों का आना जाना कोई ये नहीं। अभी हमको लिपुलेख एरिया से कुछ लोगों ने वो भेजा कि आज भी वहां जो लिपुलेख एरिया, ये धारचूला एरिया में नेपाल में जो रहने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ये सारी कारणों, क्योंकि हमने माओवादी कम्युनिस्ट को वहां हमने पावर में, हमने, अब ये कहेंगे कि हम तो इलेक्शन लड़के आए थे। खा के इलेक्शन लड़के आए थे तुमने तो दुनिया को बेवकूफ बनाया, अपनी प्रजा को पहले बेवकूफ बनाया, बोले हम अलग अलग हैं, लोगों ने अलग अलग वोट दिया, बाद में इकट्ठे हो गए चाइना के कहने पे। तुमने तो धोखा दिया, इतना डराया था पहले वाले उसमें। आपको मालूम है कि एक बेचारे वो पहाड़ के इलाकों में, हिली रीजन्स में, लोग बहुत सिंपल है वहां पे, उनको इतना डराया कि हमारे पास एक दूरबीन है, तुम किधर वोट दे रहे हो हम सब देख लेंगे, और लोग वहां पे। तो ये फरेब राजा को मरवा के, ये करके इन्होंने ये सारा इस तरीके से पावर है। तो मैं हिंदुस्तान के हुक्मरानों से ये पूछना चाहता हूं कि जब तुम्हारे अपने वामपंथी देशद्रोही हैं, तुम्हारे देश के नहीं हैं, वो तुम्हारा भला नहीं सोचते हैं, तो ये बताओ कि नेपाल का जो वामपंथी है वो तुम्हारा भला क्यों सोचेगा? वो क्यों हिंदू उसमें बात करेगा? तो आपके पहले सवाल का जवाब ये मैंने देने की कोशिश की कि क्या कारण थे जिसके कारण ये, मतलब हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट था उसका डाइल्यूशन हुआ। जी सर, सवाल यह है, हिंदुस्तान नेपाल सीमावाद क्या है और इसे चर्चा से सुलझाया जा सकता है क्या? नहीं, इसमें कोई विवाद नहीं था। मैं उस एरिया में मैं गया हूं जी। ये भाई देखिए, पहले क्या था कि कोई भी, जब पहले बाउंड्री बनती थी और ये जब एंग्लो नेपाल जब वॉर हुआ था, तो उसमें ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी।
तो ट्रीटी ऑफ सुगौली में ये तय हुआ था कि वो जो काली नदी जो है वो बाउंड्री होगी। और मैं गया हूं वहां पर, वो काली नदी बड़ी बड़ी फेरोशियस रिवर है। अगर अपना पैर डाल दें तो आप पता नहीं कहां जाके निकलेंगे, इतनी इतनी तेज रफ्तार है उस नदी की। तो इस तरफ इंडिया है, उस तरफ नेपाल है। तो वो एक बहुत अच्छा था, बहुत नेचुरल सी बाउंड्री थी, बाउंड्री है। और इस तरफ आपको, मैंने इंडिया है, उत्तराखंड का इलाका है, उस तरफ वो था। आगे मैं आप जाइए तो मैंने देखा एक ब्रिज है, वो ब्रिज से आप वहाँ बाजार है, वो बाजार एक छोटा सा बाजार है, और चारों तरफ बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। तो वहां का जो भी लोकल पॉपुलेशन है, उनकी सारी जरूरतें जो हैं वो हिंदुस्तान से ही वो होती हैं। आपको कुछ मैं नेपाल के बारे में बता दूं कि देखिए, वहां पे कोई 75 जिले हैं। वो 75 जिलों में 23 जिले ऐसे हैं जहां पे सड़क ही नहीं था, जो कि सड़क के द्वारा कनेक्ट ही नहीं था। तो उनका सस्टेनेंस या तो तिब्बत से है या इंडिया से। कई कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हमारे हैं। तो यही हालत यहाँ पे थी। अब आप सोचिए कि वहां से काठमांडू, क्या कोई किसी अपनी जिंदगी बिता देता होगा आदमी, लेकिन अपना कभी कैपिटल नहीं देखता होगा। वो तो उनका सब कुछ, उनका सारा नजरिया, उनकी जो जरूरतें, उनका जो इमोशनल अटैचमेंट है, वो हमारा इंडिया के साथ है। तो इन्होंने एक विवाद खड़ा किया, और सब चाइनीज के कहने पे हुआ है कि ये जो लिपू लेक एरिया, जो लिपू लेक के पास है, जिससे हम ये कैलाश मानसरोवर की जा रहे हैं। आपको मालूम होगा वो प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रतिमा बेदी का देहांत उसी रूट पे हुआ, और मैं उस रूट पे गया हूं। अब इनका कहना है कि नहीं, जो ये अब जो झगड़ा करे, या जो भी जो कंटेंशियस इशू है, जो मतभेद है उन्होंने जो पैदा किया है, वो कहते कि नहीं, अगर काली नदी है तो ये बताइए, ये तय करना पड़ेगा कि काली नदी शुरू कहां से होती है। अब आपको तो मालूम है कि कई सारी धाराएं मिलके, जैसे गंगोत्री में कई सारे धाराएं मिलके फिर गंगा शुरू होती है। तो उनका कहना है कि नहीं, काली नदी का ओरिजिन जो है वो और वेस्ट में है। हमारा कहते कि नहीं, जो धारा ईस्ट में है, तो वो अगर वेस्ट में करते हैं तो कहते हैं लिपू लेक एरिया हमारा है। ईस्ट में हम जो मेंटेन कर रहे हैं, वो हमेशा से हमारे ट्रेड वहां से चलते रहे। 1954 में हमारा जो चाइना से ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसमें ये एरिया था। 95 में इसको रीएटरेट किया गया है। ये 2005 में एक ट्रीट वो उसको रीएटरेट किया गया है। तो ये परंपरा से ये हमारा वो रूट रहा है। और इसमें कोई वो मतभेद की बात ही नहीं थी, क्योंकि हमारा नेपाल के साथ कोई नहीं था। वो भी ये रूट को इस्तेमाल करते थे, हम भी इस रूट को इस्तेमाल करते थे। तो कई बार ये कहते हैं कि नहीं, हमने उस समय इतिहास में इसलिए मान लिया था क्योंकि हमारा राजा उस समय 1960 में एक बार दोबारा ये हुई थी इंडिया और नेपाल में। तो इसमें इंडिया का हिस्सा बताया गया था इसको। तो ये सारी चीजें जो हैं, देखिए, ये आपको मालूम, एक मैं बात बता दूं कि 19 जब ये तिब्बत पे कब्जा हुआ चाइना का 50s में, उसके बाद से नेपाल को ये इस बात का आशंका थी कि चाइना शायद नेपाल को भी कब्जा कर ले। तो उन्होंने हम एक आज़ाद मुल्क, हम थे, नए आज़ाद मुल्क थे, हमारे पास भी कोई उतने साधन नहीं थे, उतना पैसा नहीं था। फिर भी हमने 18 के करीब मिलिट्री और पुलिस पोस्ट लगाए पूरे नेपाल में, और उसमें ये लिपू लेक का भी ये एरिया भी उसमें शामिल था। तो ये जो देखिए, ये पूरा जो हमारा जो ये इन्होंने जो ये विवाद खड़ा किया है, ये चाइना के कहने पे किया है। और वो इसलिए क्योंकि अगर पूरी आप इंडो चाइना बॉर्डर देख लें,
ठीक है। तो एक तो ईस्टर्न का इलाका हो गया आपका, अरुणाचल का, वेस्ट में लद्दाख हो गया, और ये बीच में ये वाला जो एरिया है जहाँ की हम बात करें सेंट्रल सेक्टर है। तो ये सेंट्रल सेक्टर में ये अपने आपको केवल परेशान करने के लिए वो जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसको ये एक्टिवेट कर रहे हैं वहां पे। और ये हुआ कैसे? आपको सुन के हैरानी होगी कि जो चाइनीज एम्बेसडर जो है नेपाल में, उनके घर में मीटिंग हुई और उस समय बड़ी कवायद चल रही थी कि ओली को हटाओ, ओली को हटाओ, क्योंकि ये कम्युनिस्ट में भी कई तरह के ग्रुप्स हैं। तो कई ज्यादातर गुट ये चाहते थे कि ये ओली को निकाल दिया जाए। तब जाके चाइनीज एम्बेसडर ने अपने घर में एक मीटिंग बुलाई और बोला कि नहीं, मुझे बीजिंग से ये हुक्म मिला है कि ओली को रहने दिया जाए। और फिर ओली को बुला के उन्होंने 2 शर्तें रखी। एक शर्त ये कि तुम पार्लियामेंट में नक्शा पास करोगे, और दूसरा शर्त उन्होंने ये रखा कि नेपाल आर्मी के गार्ड में, ये कुछ आपने सुना होगा कि कुछ बैरक्स बना रहे हैं, कोई 3000 पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना के सोल्जर्स वहां पर डिप्लॉय करने की बात हुई है। दूसरा इसका ये था कि जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसलिए गलवान की महत्ता बढ़ जाती है और डीबीओ की महत्ता बढ़ जाती है। उसी तरह से चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर तो हमारे बिना हो नहीं सकता है। उसी तरह से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारे बिना हो नहीं सकता है, क्योंकि ये तो गिलगिट बाल्टिस्तान होकर गुजरता है। तो ये चाइना के कहने पे ये विवाद शुरू हुआ है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये जो आप चाइना और के साथ जो भी आप ये इस तरह की परिस्थिति देख रहे हैं, वो जो विवाद देख रहे हैं उसमें नेपाल नहीं, नेपाल के लोग नहीं, ये लोग, ये खूनी जो वामपंथी हैं, वो बिल्कुल चाइना के साथ में है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर ये कोई सोचता है कि केवल ओली के चले जाने से सारी समस्या का समाधान होगा, वो नहीं होगा। प्रचंडा भी है, वो भी उतना ही प्रो चाइना है। माधव नेपाल है, वो भी उतना ही मतलब वो सब चाइना के द्वारा ये लोग ये प्रेरित लोग हैं, और उनको पिछले कई सालों से उनको सस्टेन किया जा रहा है चाइना में। तो ये विवाद हमारा कुछ रहा ही नहीं है। हम तो बताया तो कि आप पूरा भौगोलिक वो देख लीजिए, भौगोलिक हमको कोई मिलिटराइज बॉर्डर की जरूरत ही नहीं थी। अगर मिलिटराइज बॉर्डर करते तो वो तो उनको फिर बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये एक इंसिडेंटल बॉर्डर था, बड़ी मतलब रिस्पेक्ट रही है बॉर्डर के लिए कि भाई ये आपका मुल्क है, आप अपने ढंग से चलाओ इसको। तो ये बात जी सर। अभी जो रिश्ते हैं, अभी हमारे रिश्ते थोड़े बिगड़े हुए हैं, भारत, हिंदुस्तान और नेपाल की हम बात कर रहे हैं। तो क्या हमारे तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से भी कुछ गलतियां हुई है जिसके कारण ये रिश्ते बिगड़े हैं? इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिएगा। नहीं, गलतियां मैंने कहा कि हमसे सबसे बड़ी गलती हुई कि हमने ये जो वामपंथी ताकतें हैं उनको हमने पहले तो अपने देश में बढ़ावा दिया, उनको इज्जत दी। ये तमाम आपकी जो इंटेलेक्चुअल लाइफ जो इंडिया की थी उस पे हावी हो गई है, आपके बॉलीवुड में हावी हो गई है। आपको मालूम है ये प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन और ये फल्ला ठिकान, जो भी मुसलमान पाकिस्तान नहीं जा सका, वो यहाँ पर वो कम्युनिस्ट बन गया। तो ये सारा मतलब हमने उसके बाद गलती ये हुई कि आपको मालूम है कि ये विदेशी महिला है, वो तो बिल्कुल कम्युनिस्ट है, उसका पिता ही कम्युनिस्ट था। आपको मालूम है कि वो मुसोलिनी की आर्मी में सार्जेंट था, विदेशी महिला का जो पिता जो था, और उसको वहाँ पे प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिया गया था रशिया में। और वो मारते पीटते नहीं थे, वो प्रिजनर ऑफ वॉर को उसका इंडोक्ट्रिनेशन करते थे
विदेशी महिला का जो पिता जो था वो इतना जल्दी इतने खुश हुए उसके इंडोक्ट्रिनेशन से कि 2 साल में ही उसको रिहा कर दिया और फिर वो यहाँ आके अपना इटली में वो ये अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाने लगा। ये तो ये विदेशी महिला, आपको मालूम है वामपंथी की जो सरकार जो बनी, और ये इसने ये जो आपका सीताराम येचुरी है इसको आउटसोर्स कर दिया पूरा नेपाल के साथ ही। तो मैंने कहा कि देखो ये खूनी, ये रेपिस्ट, ये लुटेरे 16,000 लोगों को मारा, पता नहीं क्या क्या लूटा, कितना एक्सटॉर्शन किया इन्होंने। लेकिन ये ना अंग्रेजी भाषा के पीछे ये चोरी वगैरह, इन लोग इसी तरह के क्राइम को ये सपोर्ट करते हैं। तो ये बार बार वहां जाता रहा और इन्होंने मदद की इसके, ये वामपंथी इसके। अब भाई देखो ऐसा है, मैं इस बात को मानता हूं कि देखो मेरा दादा नहीं जानता था कम्युनिज्म क्या होता है, सीताराम येचुरी का भी दादा नहीं जानता था, है ना। ये दुनिया अगर इवॉल्व कर रही है तो जो अच्छी चीजें अभी तक हमको मिल गई हैं, समझे कि नहीं। मैं थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूं और मैं संस्कृति की बात कर रहा हूं। तो ये जितने ये सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये इंपोर्टेड विचारधाराएं, और जो कुछ भी जो विचारधाराएं इंपोर्टेड होंगी वो तबाही लाएंगी। तो पहले हमने क्या किया, अपने देश में भी किया और उनके देश में भी वो किया। अब वो लैंडलॉक्ड कंट्री, हिंदू कंट्री है, एक वहां का रैलिंग पॉइंट, सारा सब कुछ हमसे मिलता है। उसका एक बताओ, नेशन बिल्डिंग का उसका एक सिंबल क्या था? मोनार्की। उस मोनार्की को आपने खत्म कर दिया। ये तराई का जो इलाका जो है, तराई का अगर मैं आपको बता दूं कि कोई 23% इलाका जो है वो तराई का है, ठीक है ना, एंड मोर देन 40% ऑफ द पॉपुलेशन तराई में लोग रहते हैं। ये तराई तो बहुत बाद में जुड़ा है, और वो ऐसे इसलिए इसको जोड़ा गया क्योंकि वो पहले वो पूरा जंगल का इलाका था। वहां पे ये आपके किंग जॉर्ज जब आए थे विजिट पे वहां पे, तो अपने हाथी, इतना सोचो, इतने मतलब डेंस फॉरेस्ट था और इतने जंगली जानवर थे कि अपने एलिफेंट बैग से उन्होंने 11 टाइगर मारा। इन लोगों को बसाया गया लाके वहां पे तराई में। तो ये पूरा ये इस तरीके से नेपाल बना। और ये जो तराई में लोग हैं, आपके मुंबई में जो आपके ये उदित नारायण जो सिंगर है, वो तराई के रहने वाले हैं, है ना। तो हमारे में कोई ये हुई नहीं। लेकिन तो हमारे और उनमें फर्क क्या था? क्योंकि वो एक हिंदू मोनार्की था, वो एक सिंबल था। ब्रिटेन पागल नहीं कि उसने मोनार्की नहीं छोड़ा। थाईलैंड में हर दूसरे दिन सरकार बदलती है, लेकिन वो देश इसलिए कायम है कि वहां पर एक सिंबल है मोनार्की। उसको कम्युनिस्टों ने खत्म कर दिया। अब जब आप इतने 200 साल का मतलब एक इंस्टीट्यूशन हो और वो वैक्यूम आप उसमें ले आए, वो वैक्यूम में ये नालायक आने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हो नहीं रहा है। तो ये है समस्या नेपाल की, और ये हमसे गलती हुई है कि हमने, आज भी समय है कि एक वामपंथी को आप एक गुंडा मावाली से ज्यादा उसको मत देखिए। और अगर अंग्रेजी बोलता हो वो वामपंथी, तो वो तो सीरियल किलर है, फिर आप समझ जाइए। इसलिए इज्जत देना बंद करो इनको। जी सर, इसमें हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कशन किया है, इसमें और आपके थ्रू ये पता चल रहा है हमको कि गलतियां हमारी तरफ से भी कुछ हुई हैं, और उसको सुधारने के लिए हमको कम्युनिज्म को बढ़ावा नहीं देना है, उनको जैसे भी हो रोकना है। इसके अलावा नेपाल के साथ में यदि हमको हमारे रिलेशंस ठीक करने हैं, तो उसके लिए और क्या किया जा सकता है? देखिए, मतलब हमारा भाई, एक तो हमने कभी उसको अलग नजरिया से देखा नहीं। अलग नजरिया मतलब हम तो, मैंने कहा ना, मेरे खुद के रिश्तेदार हैं नेपाल में। आपको सुन के हैरानी होगी
कि ऐसा भी ये हुआ है कि एक भाई नेपाल के पॉलिटिक्स में थे, भद्रकाली मिश्रा, और दूसरे भाई श्यामनंदन मिश्रा यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर बने थे। समझे कि नहीं? ये भी हकीकत है कि हमारे यहाँ 38 गोरखा बटालियंस, बाकी छोड़ दीजिए, बाकी और भी आर्म्स और उसमें सर्विसेज में है गोरखा, 38 गोरखा बटालियंस है हमारे। तो आप सोचो कि ये कितना और मैं आपको बता दूं कि एट द मोमेंट इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द बेस्ट पेड आर्मीज इन द वर्ल्ड। तो आप सोचो कि पेंशन अभी जिस एरिया जो विवाद खड़ा हुआ है, मैं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट में कि वहाँ 1801 सर्विसमैन है। अब वो सारे के एवरेज उनका ले लो तो 50,000 रुपया उनके पेंशन और फैमिली पेंशन, ये सब एवरेज ले लो, वो सारे का सारा वो हिंदुस्तान में पुल पार करके इधर से लेते थे। अब जब से ये तनाव बढ़ा है, उनको भी बहुत मुश्किल आ रही है। कोई हमारे यहाँ उनको जॉब्स का कोई रोक नहीं है, किसी तरीके से कोई भी जॉब यहाँ पर वो ले सकते हैं। मॉडेस्ट एस्टिमेट में बता रहा हूँ, कम से कम 1 करोड़ नेपाल के लोग हिंदुस्तान में हैं। कोई ऐसा नेपाल का नेता नहीं है, कोई ऐसा नेपाल का बिजनेसमैन नहीं है, या कोई भी आदमी जो सुखी संपन्न है जिसका कि यहाँ इंडिया में कोई वो ना हो, कोई घर ना हो। आप वहां पे अगर जाएं, अखबारों को उठाएं काठमांडू में, तो आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज इन दिल्ली, प्रॉपर्टीज इन मुंबई, प्रॉपर्टीज इन नोएडा, ठीक है ना? तो ये है, तो इस तरह के हमारे ये है। आप अगर कहते हैं कि हमसे कुछ कमी हुई है, तो हमारा देखिए भूटान के साथ कितने मधुर संबंध है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भूटान के हम कितना मतलब हम उनसे बिजली खरीदते हैं, उनका इकोनॉमी में वो एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। नेपाल में जिसका मतलब इमेंस मैसिव हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो उसको वो उसका फायदा उठाने को ये राजी नहीं है, क्योंकि इनको चाइनीज का प्रेशर पड़ जाता है। और वहां पे कुछ ये भी फैशन है नेपाल में कि आप अगर हीरो बनना चाहते हैं नेपाल में, तो इंडिया को गाली दीजिए, खास करके काठमांडू के इलाके। अब जितना नेपाल के, ये भी हकीकत है, मैं तराई में जब गया तो मेरे को, मैं वो बुक लिख रहा था, ये देखिए, ये मैंने किताब लिखी थी उस समय, ठीक है? तो मैं ये जब बुक लिख रहा था तो मुझे तराई में कई लोगों ने बोला, उन लोगों ने कहा कि आप बताइए कि आखिर हम नेपाल का हिस्सा, की नेपाल है क्या चीज, हम क्यों हिस्सा बने नेपाल का? हमारा सारा सामान वहां से आता है, हम मार्केटिंग करने जाते हैं इंडिया में, हमारा पूरा इकोनॉमी सस्टेन होता है यहां से, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है इंडिया के रास्ते से, हम अपनी बहुएं लाते हैं इंडिया से, अपनी बेटी ब्याहते हैं इंडिया में। कोई एक रीजन बता दीजिए। हमारी भाषा का कदर नहीं है, कई चीजें उन्होंने बोली। उन्होंने ये भी कहा कि हम नेग्लेक्टेड रहे हैं। लेकिन मैंने उनको समझाया कि देखिए, एक बड़ा अच्छा सिंथेसिस है आपका हिल के लोगों के साथ, उस सिंथेसिस से एक कल्चर बना है, और वो कल्चर का एक अपना यूनिकनेस है, उसको बरकरार रखिए आप। तो ये नेपाल की हकीकत है। तो हमको नहीं लगता कि, और मैं बता रहा हूं कि ऐसा बात नहीं है कि हमने वहां पे हिंदुस्तान में बहुत अर्थक्वेक में भी हिंदुस्तान ने बहुत काम किया, लेकिन ये नालायक वामपंथियों ने वो हिंदुस्तान को क्रेडिट नहीं देना चाहते थे अर्थक्वेक में। आपको याद होगा, ये क्रेडिट नहीं देना चाहते थे वो। ये वामपंथी नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान और इसमें वो जो भाईचारा और जो पारिवारिक रिश्ता है वो कायम रहे। हमने सबसे बड़ी गलती की कि इन चंडाल तत्वों को हमने कई, ये बाबूराम भट्टाराय, ये सारे के सारे क्रिश्चियन हो गए, आपको मालूम है? ये सारे के सारे क्रिश्चियन हो गए।
ये प्रचंडा अपने बाप के फ्यूनरल से ये चला गया था, क्योंकि उसको ये हिंदू परंपरा पसंद नहीं थी। ये सारे के सारे क्रिश्चियन हो गए। वो बाबूराम भट्टा की राय की जो बीबी जो है हिल्सा यामी, ये सब क्रिश्चियन है। तो ये नहीं है कि हमने कुछ किया नहीं, या हमारे यहाँ मैं बताया तो कि 38 गोरखा बटालियन है सर। और ये भी आप नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान में मतलब हमको कोई रिक्रूट्स की कमी है। 10 वैकेंसीज के लिए कम से कम यहाँ पर 10,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हमारा हमसे एक ही गलती हुई है कि एक तो वो आपकी तरफ देख रहे थे एक हिंदू राष्ट्र के रूप में, आप खुद कंफ्यूज थे। पहले नेहरू ने कंफ्यूज किया, फिर ये भी है, फिर ये विदेशी महिला आ गई, फिर इसने तो मतलब आपका हिंदू अस्तित्व ही छीन लिया इसमें। जो 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 देश वीर सावरकर साहब को जो उनका स्थान देने में कतरा रहा हो, सिर्फ इसलिए कि वो ये जो फर्जी जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो वो फादर्स टू लेटर्स फ्रॉम फादर टू डॉटर वाली जेल में, और वो लाइब्रेरी वाली जेल और वो ऑमलेट वाली जेल में थे, कि कहीं वो ना हो जाए कि वीर सावरकर साहब का पता चल जाए कि वो तो 11 साल में तो उन्होंने तरह तरह की इस तरह के षड्यंत्र रचा उनके खिलाफ। उनसे अब क्या उम्मीद करते हैं? तो उन्होंने अपना हिंदू अस्तित्व तो खत्म कर ही दिया। अगर कुछ बचा हुआ था हिंदू अस्तित्व, तो मैं आपको बता रहा हूं, वो उसमें महाराष्ट्र के लोग का बहुत बड़ा श्रेय जाता है, क्योंकि वहां पर शिवाजी की, छत्रपति शिवाजी महाराज की वहां पर अभी भी मतलब वो वहां के उनकी जो परंपरा है, आप वहां पर उसको वातावरण में आप उसको महसूस कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज हमने यही की है कि हमने अपना पहले अस्तित्व डाइल्यूट किया। जब आप अपना अस्तित्व डाइल्यूट करोगे तो वो ये लैंड और आपने वो गंदी सी कम्युनिज्म वहां पर, ये कहां से आई कम्युनिज्म? शिबिट में तो कम्युनिस्ट थे नहीं भाई। ये नालायक जो कम्युनिस्ट हैं यहाँ पे, ये तो सोवियत रूट से आया था ना यहाँ पे पहले। ये तो चाइनीज रूट बाद में आया जब तिब्बत पे कब्जा हुआ। इस बात को हिंदुस्तान में लोग समझते नहीं। तो ये हमने सबसे बड़ी गलती की है। हम चाहेंगे कि आगे का हमारा हिंदुस्तान और नेपाल का रिश्ता और सुदृढ़ हो, और ये जो सीमावाद अभी चल रहा है, ये जितनी जल्दी हो सके इसका कुछ ना कुछ निर्णय सामने आए। सर, जो भी हम लोगों का अभी जो भी आपने ये स्पीच दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।